नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। लगभग 4 साल के राजनयिक गतिरोध के बाद रूस और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय बातचीत फिर से शुरू होने जा रही है। अबू धाबी में हुई अहम बैठकों के बाद अमेरिका और रूस ने 4 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग शुरू करने पर सहमति जताई है। और ये फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव जारी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित इन बैठकों में यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों ने युद्ध विराम की संभावनाओं और शांति वार्ता के लिए जमीन तैयार करने पर गंभीरता से विचार विमर्श किया है। और इसे लेकर अमेरिका ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि नया सैन्य संवाद चैनल दोनों देशों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने में मदद करेगा। और इसका मकसद ये है कि जब तक यूक्रेन युद्ध को लेकर स्थायी शांति की दिशा में काम होता रहे तब तक सैन्य स्तर पर बातचीत बनी रहे और किसी तरह की गलतफहमी या टकराव से बचा जा सके। तो आपको बता दें कि देखिए 4 साल बाद रूस और अमेरिका के बीच ये बातचीत की वापसी हो रही है और ऐसे में अबू धाबी में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की अहम बैठक मानी जा रही है। तो अमेरिका रूस ने मिलिट्री डायलॉग शुरू करने पर सहमति जता दी है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच आया ये बड़ा कूटनीतिक कदम संघर्ष समाप्त करने के विकल्पों पर विस्तृत चर्चा की भी बात कह रहा है। तो देखिए युद्ध विराम की संभावनाओं पर गंभीर विचार विमर्श किया गया और शांति वार्ता की जमीन तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने मध्यस्थता की अहम भूमिका इसमें निभाई है। वैश्विक राजनीति में संभावित बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। तो क्या यूक्रेन युद्ध की ओर बढ़ेगा समाधान, ये भी सवाल अब उठने लगे हैं। 2021 के बाद पहली बार होगा जब दोनों देशों के सैन्य अधिकारी उच्च स्तर पर आमने सामने बैठेंगे। और फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध गंभीर रूप से बिगड़ गए थे और लगभग सभी द्विपक्षीय संवाद तकरीबन ठप हो गए थे। तो विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल दोनों देशों के बीच बर्फ पिघलने का संकेत हो सकती है। तो अबू धाबी की मध्यस्थता की भूमिका भी इस पूरे प्रकरण में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात ने पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों में सुलह का काम किया है और इस बार भी दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर लाने में उसकी अहम भूमिका रही है और ये बेहद सराहनीय है। तो देखिए ये भी समझना होगा कि आखिर क्यों बंद हुआ था दोनों देशों के बीच संवाद। तो 2021 के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने जा रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी काफी बढ़ गई थी। तो संबंध बिगड़ने के बाद लगभग सभी द्विपक्षीय संवाद ठप हो गए थे और इसी बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाला अहम समझौता न्यू स्टार्ट भी 5 फरवरी को खत्म हो गया है। और ये समझौता इसलिए खत्म हुआ क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव पर कोई कदम नहीं उठाया जिसमें इस समझौते को 1 साल के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी। तो देखिए अमेरिका और रूस के पास मिलकर दुनिया के 80% से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। हालांकि समय के साथ हथियार नियंत्रण से जुड़े कई समझौते कमजोर होते चले गए। तो वहीं चीन का परमाणु कार्यक्रम तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि चीन के पास करीब 550 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर लॉन्चर हैं। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि रूस अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट समझौता आखिर कब हुआ था और ये करार टूटा क्यों। तो देखिए यहाँ पर न्यू स्टार्ट संधि रूस अमेरिका के बीच शुरू हुई थी। न्यू स्टार्ट समझौता पहली बार 2010 में हुआ था और 8 अप्रैल 2010 को न्यू स्टार्ट परमाणु संधि शुरू हुई थी। संधि औपचारिक रूप से 5 फरवरी 2011 को लागू हुई और इसका उद्देश्य परमाणु वॉरहेड को संख्या को सीमित करना था। तो देखिए परमाणु संधि न्यू स्टार्ट अवधि फिलहाल 10 वर्षों के लिए थी और 2021 में 5 साल के लिए बढ़ाकर इसे 2026 तक किया गया। वहीं यूएस राष्ट्रपति ओबामा रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे। तो न्यू स्टार्ट समझौते में परमाणु हथियारों को सीमित करने का प्रावधान था। परमाणु हथियारों की संख्या 1700 से घटाकर 1550 की गई। तो कोविड महामारी के दौरान न्यू स्टार्ट को लेकर कुछ समस्याएं शुरू हो गई। अमेरिका ने रूस पर न्यू स्टार्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
अमेरिका रूस के पास दुनिया के तकरीबन 80% से ज्यादा परमाणु हथियार है। हालांकि इस नए डेवलपमेंट पर यूक्रेन सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कीव ने पहले भी कहा है कि किसी भी शांति वार्ता में उसकी पूर्ण भागीदारी जरूरी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने का वादा भी किया था। तो विश्लेषकों का मानना है कि ये पहल उसी दिशा में एक कदम हो सकता है। दुनिया भर में इस विकास को लेकर उत्सुकता है कि क्या ये पहल यूक्रेन में शांति की राह खोल सकेगी। तमाम सवाल उठ रहे हैं। वही देखिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको क्या कुछ रहेगा इन दोनों देशों के बीच। अमेरिका रूस 4 साल बाद शुरू करेंगे सैन्य बातचीत। अमेरिका रूस के बीच 4 साल के बाद सैन्य बातचीत शुरू होने जा रही है। हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग शुरू करने पर सहमति, मिलिट्री डायलॉग बहाल करने पर जताई सहमति। तो अबू धाबी में हाई लेवल बैठक के बाद लिया गया फैसला। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अहम कूटनीतिक पहल, ये बड़ी खबर। वैश्विक राजनीति में भी बड़े बदलाव के संकेत। तो साल 2021 में रोकी गई थी हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग, और इसी को लेकर चलिए चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस सोडी जी हमारे साथ बने हुए हैं, और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साही जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुक करेंगे हम कर्नल टीपी त्यागी जी का। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं रूस और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है, क्या लग रहा है इसके क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आ सकते हैं? भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान 2 खिड़की खोल देता है। असलियत में ये पॉइंट शुरू होता है 1962 के क्यूबा क्राइसिस से। उस समय के बाद न्यूक्लियर हथियारों को बनाने की होड़ बढ़ गई, और स्थिति ये हो गई कि 1987 तक करीब करीब 70,000 न्यूक्लियर बॉम्ब अलग अलग तरह के दुनिया में बन गए। लेकिन फिर जब ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर रेस्ट्रेंट ट्रीटी, तरह तरह की न्यूक्लियर ट्रीटीज हुई बिटवीन रशिया एंड अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, उसके बाद में स्थिति ये हो गई कि वो जो 70,000 न्यूक्लियर हथियार थे उसमें से ज्यादातर नष्ट कर दिए गए, और आज की तारीख में वो करीब 12,000 रह गए। मगर हथियार तो कम हुए, उधर न्यूक्लियर ट्रीटी भी कम हो गई। एक एक करके सब खत्म होने लगी, और जो लास्ट ट्रीटी थी जिसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, वो ट्रीटी भी बंद खत्म कर दी गई एक दिन पहले। अब वो ट्रीटी के खत्म होने के बाद रशिया और अमेरिका के बीच में कोई ऐसी ट्रीटी नहीं थी या संधि नहीं थी जिसमें वो आपस में बातचीत कर सके। एक इनके अंदर मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग हुआ करता था। वो मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग कब खत्म हो गया? 2021 में, जब रशिया ने आरोप लगाया अमेरिका के ऊपर कि आपने ये प्रॉमिस किया था कि आप नेटो देशों का विस्तार ईस्टवर्ड, यानी कि मेरी सीमा की तरफ नहीं करेंगे। वो करते रहे, और इवेंचुअली वो यूक्रेन को भी उकसाते रहे कि तुम नेटो में शामिल हो जाओ। इधर रशिया ने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी, वार एक्सरसाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन, यानी कि युद्ध शुरू करने से पहले तनातनी इतनी बढ़ गई कि वो जो मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग था वो खत्म हो गया। अब मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग शुरू होने का मतलब ये है कि रशिया और अमेरिका की जो मिलिट्रीज है, सबसे ज्यादा उसका असर पड़ेगा ब्लैक सी पे। ब्लैक सी के अंदर ज्यादातर माइंस लगी हुई हैं, वहां पे मिसाइलों का भी बोलबाला है। दोनों तरफ से मिसाइल चलती रहती हैं, रशिया की तरफ से भी यूक्रेन की तरफ से भी। लिहाजा वहां से व्यापार होना बहुत ही रिस्की हो गया है, यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी। अब अगर ये मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग हो जाता है तो वहां पे ब्लैक सी के अंदर आवागमन या वहां से नेविगेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, सुधर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये न केवल रशिया और अमेरिका के लिए बेहतर है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए भी बेहतर है
खास तौर से उन कंट्रीज से जिनका व्यापार ब्लैक सी के थ्रू जी होता है। ठीक है। हमारे जो तेल आता है भारत का, वो भी रशिया से ब्लैक सी के थ्रू ही आता है, और वो भी अक्सर रिस्की रहता था। इसीलिए हम जब उनसे तेल लेते थे तो हम कहते थे कि जी रिस्क आप कर ले, तो इसका इंश्योरेंस है वो आप करें, तब हम लेते थे। आज वो सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी, तो ये बिल्कुल, ट्रेटी का यानी कि आने दोबारा वाले दिनों होना में देखेंगे दुनिया के बहुत लिए कुछ बेटर है। बदलाव होने जा रहे हैं। और साथ ही देवराज सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, लेकिन ये जो पहल की गई है तकरीबन 5 साल के बाद, हम कहेंगे 2021 में ये मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक हुआ था, लेकिन अब जो ये समझौता या ये बातचीत हो रही है, इसका क्रेडिट किसे दिया जाए? गीतू जी देखिए, हो ये रहा है विश्व में कि तनाव का माहौल बहुत ज्यादा है, और इस तनाव के माहौल में दुनिया के सारे देश काफी हद तक रूस और अमेरिका भी चाहते हैं कि तनाव को कम किया जाए। तनाव को कम करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत ये है कि उभय पक्ष के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो आपस में बैठकर रेड लाइंस को डिस्कस करें। कि रेड लाइंस का मतलब ऐसा हो गया आम भाषा में, भाई तुम अगर इससे ज्यादा गड़बड़ करोगे तो मैं जवाब दूंगा, और अगर तुम इससे ज्यादा गड़बड़ करोगे तो मैं भयंकर जवाब दूंगा। तो जब मिलिट्री कमांडर आपस में बैठ के इस तरह की रेड लाइंस के बारे में एक तय एस्केलेशन लेडर पर सहमति जता देते हैं, उसके बाद वह अपने अपने पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाते हैं और रिकमेंड करते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ अमेरिका और रूस में पुतिन, जो कि इलेक्टेड नहीं है, दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पर सहमति जताएं। किसी भी युद्ध की शुरुआत, गीतू जी मैं बताना चाहता हूं, ऐसे ही नहीं हो जाती। उसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति होती है, जो कि मिलिट्री के जनरल्स नहीं डिसाइड करते, उसे डिसाइड करते हैं देश की राजनीतिक पॉलिटिकल लीडरशिप। तो यह शुरुआत मात्र है, इसमें उभय पक्ष फूंक फूंक कर कदम रखेगा और फिर अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की को जाकर समझाएगा। जी बिल्कुल। और चलिए रुक कर लेते हैं ग्रुप कैप्टन आशीष जी का। सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, तो क्या माना जाए, हम देख रहे हैं एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अस्थिरता हो गई है, इंस्टेबिलिटी हो गई है, तो क्या इसको लेकर अभी फिलहाल जो स्थिति बनेगी इस समझौते के बाद या इस मीटिंग के बाद, तो क्या लग रहा है माहौल थोड़ा बेहतर हो जाएगा? गीतू, बहुत मेजर स्टेप है, क्योंकि अभी जिस तरह की सिचुएशन ईरान अमेरिका में है और जो यूक्रेन रशिया में है, उसमें कई बार मिसकम्युनिकेशन की जगह डिसकम्युनिकेशन के इम्पैक्ट्स होते हैं। किसी ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी और फ्लैश पॉइंट पे खड़े ये लोग, अचानक फोर्सेस रिएक्ट कर गई। इस वक्त में एक हॉटलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन फील्ड कमांडर्स या सीनियर जनरल्स बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, कि अगर कोई थर्ड पार्टी, नेगेटिव पार्टी कुछ डिसइंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स जो मिलिट्री में बहुत स्टैब्लिश्ड हैं, उसका यूज करके और प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट करना चाहे, उसको इमीडिएटली काउंटर कर सकते हैं अगर हाई लेवल डेलीगेशंस आपस में कॉन्स्टेंटली टच में हैं। बिकॉज जब तक इंफॉर्मेशन आएगी युद्ध जोन से, इनके आपस में कोई संवाद नहीं हो रहे होंगे, तो ये कुछ गलत एक्शन ले सकते हैं। आपने पूछा इसका क्रेडिट किसको जाता है, बड़ी इंटेलिजेंट डिप्लोमेटिक स्टेप्स हैं अमेरिका की तरफ से। उनके जो यूरोपियन यूनियन, नाटो और यूएस फोर्सेस के ज्वाइंट कमांडर हैं, कमांडर एलेक्स, ये उनके ऑफिस से रिलीज की गई इंफॉर्मेशन है, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री या डिफेंस वॉर सेक्रेटरी की तरफ से। उन्होंने ऑन द साइडलाइंस ऑफ द मीटिंग टू रिजॉल्व रशिया यूक्रेन क्राइसिस, वहां पे वो भी उपलब्ध थे, और उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द मीटिंग एट दोहा। तो बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। हालांकि आपके दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए कि ये इनकी हाई लेवल डेलीगेशंस की मीटिंग पे रोक लग गई थी बिफोर यूक्रेन वाज इन्वेडेड बाय रशिया, लेकिन हॉटलाइन फिर भी मेंटेन थी रशिया और यूएस के बीच में। तो ये एक्चुअली टैक्टिकल, देखिए इससे अमेरिका को क्या फायदा होगा इन केस ऑफ अ लाइकली सिनेरियो जहां ईरान में अमेरिका कुछ करे और उसमें रशिया इंटरवेन कर जाए, या रशिया यूक्रेन में कुछ ज्यादा ऐसा करे जिसको अमेरिका नहीं रोक चाहता है, तो उस समय इनके कमांडर्स इमीडिएटली कुछ एक्शन लेंगे। ऐसे वक्त में इस कम्युनिकेशन का जो कल इन्होंने री एस्टैब्लिश करी है, बड़ा वाइटल रोल होगा गीतू। बिल्कुल।
और ये ब्रेक द आइस वाला जो माहौल बना हुआ है थोड़ा मुश्किल है सोडी सर, और इसे समझना जरूरी होगा क्योंकि ना तो रूस झुकना चाहेगा अमेरिका के सामने और अमेरिका तो चाहता ही नहीं है। तो क्या लग रहा है कि ये जो बातचीत है ये सफल होगी और एक इसे पॉजिटिव पहलू पर हम देख सकते हैं, अगर दोनों देश आगे आ रहे हैं उसका यूक्रेन पर भी एक असर पड़ेगा? जय हिंद गीतू जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। पिछले साल 31 अगस्त को जब मैंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था राइज ऑफ G3, जिसमें मैंने लिखा कि तीनों महाशक्तियों ने, रूस, अमेरिका और चीन ने एक अनौपचारिक सांठगांठ कर लिए जहां पे उन्होंने दुनिया को 3 अनौपचारिक हिस्सों में बांट लिया है, हर एक के लिए एक हिस्सा, और ये आपस के साथ कभी सैनिक तौर पे नहीं भिड़ेंगे। जब ही मेरा लेख प्रकाशित हुआ उसके बाद मेरे कई जानकार रक्षा विशेषज्ञों ने मेरे को फोन किया, मेरी खिल्ली उड़ाई, मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन जब पिछले साल 4 दिसंबर को अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 रिपोर्ट सार्वजनिक की, उसमें वही लिखा था जो मैंने 31 अगस्त के लेख पे लिखा था। जब मेरे जानकार रक्षा विशेषज्ञ मेरे पे हंसते थे, मखौल उड़ाते थे, मेरे को अपने अध्ययन, पढ़ाई और मेहनत पे यकीन था और मेरा सही आंकलन हुआ जब अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट निकाली, जिसमें साफ लिखा है कि अमेरिका का दुश्मन ना तो रूस है ना चीन है, तीनों के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये जो बातचीत है अमेरिका और रूस के साथ, ये हमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 के संदर्भ में देखनी चाहिए, जहां पे अमेरिका ना रूस को ना चीन को अपना सैनिक दुश्मन मानता है। हमने देखा जब 3 जनवरी को इसी साल अमेरिका ने वेनेजुएला में हमला किया, उसके राष्ट्रपति को अगवा किया, तो रूस ने कड़ी निंदा तक भी नहीं की। रूस ने क्या, पूरी दुनिया के देशों ने कड़ी निंदा तक नहीं की, हल्के मुल्के बयान दे दिए। एक भी देश ने अमेरिका पे आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाया। दुनिया के 195 देश हैं गीतू जी, उसमें से 194 देशों ने अमेरिका पे आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाया, किसी ने कड़ी निंदा तक नहीं की, महाशक्तियों ने कड़ी निंदा तक नहीं। मेरे कहने का मतलब है ये जो टॉक्स हुई हैं ये इसलिए हुई हैं ताकि कोई एक्सीडेंटल तौर पे कोई सैनिक मुठभेड़ छोटे लेवल पे ना हो, क्योंकि जहां तक दोनों देशों की सरकारें हैं, रूस और अमेरिका, ये अब मित्र बन चुके हैं, इनकी सांठगांठ है। इन्होंने दुनिया को 3 अनौपचारिक भागों में बांट दिया जहां पे ये अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करेंगे, चाहे अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, रूस यूक्रेन में कर रहा है और अगले साल के अंत में चीन ताइवान पे करेगा। जी त्यागी जी, ये भी हमें बताइए सर कि देखिए भारत को जिस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि रूस से तेल ना खरीदे, इससे लड़ाई को बढ़ावा मिल रहा है, तो ये सोच क्या रही अमेरिका की और इस पर अब हम क्या देखें? क्या भारत के प्रति जो एक रुख है अमेरिका का वो भी हमें बदलता हुआ दिखाई देगा? जो टैरिफ को लेकर लगातार हम देख रहे हैं अमेरिका ज्यादा टैरिफ लगाता है, उसमें कुछ कमी दिखाई देगी? क्या कुछ हालात बनेंगे अभी? रुख बदलता हुआ दिखाई देगा नहीं, दिखाई दे रहा है। अमेरिका और इंडिया के बीच में जो डील है वो करीब करीब फाइनल हो गई है। 4-5 रोज में वो दस्तावेज सामने आने वाले हैं जिसमें वो टैरिफ को घटाकर 18% करने वाले हैं। और हमारा जो एक था कि भाई हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अमेरिकन कंपनियों को हिंदुस्तान में नहीं आने देंगे, उसको हमने बरकरार रखा है। ऐसी तो लेटेस्ट जानकारी है। जो कर्नल सोडी ने कहा वो बात तो ठीक है कि हाँ, अमेरिका ने कहा है कि न रशिया हमारा दुश्मन है, न चाइना हमारा दुश्मन है, हमारे अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये तो किसकी पॉलिसी हुई? अमेरिका की नेशनल पॉलिसी हुई। पर क्या इसे रशिया और चाइना मानेंगे? एक प्रश्न सामने ये उठता है कि अगर ऐसी ही बात है और अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न ब्लॉक है, तो फिर ये क्या है कि अमेरिका के 80 से भी ज्यादा मिलिट्री बेसिस और ऑल ओवर द ग्लोब है। फिर मिडिल ईस्ट किसके उसमें आता है? भाई अगर रशिया का एक इन्फ्लुएंस मान लिया स्फीयर, चाइना का एक मान लिया एशिया में, तो फिर मिडिल ईस्ट किस में आता है? तो क्या अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन दोनों से ज्यादा होगा? और अगर ज्यादा होगा तो क्या ये दोनों देश उसे एक्सेप्ट करेंगे? लिहाजा अमेरिका की पॉलिसी है, वह करे।
कल को हिंदुस्तान एक पॉलिसी कर देता है कि सारी दुनिया के अंदर लड़ाई खत्म करने के लिए हम काम करेंगे, पॉलिसी अच्छी है, बुरी भी नहीं है, वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम है, पर क्या हमारी बात मानकर सारी दुनिया लड़ने से हट जाएगी? तो ये कॉन्सेप्ट है, और इन कॉन्सेप्ट को रियलिटी में एग्जीक्यूट धरातल के ऊपर ये उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, आज तक तो उतरे नहीं है। आने वाले समय में देखेंगे, अगर इस किस्म की बात नहीं होती तो पॉलिसी शिफ्ट एकदम नहीं होता। यानी अगर आपने कोई पुरानी पॉलिसी इस तरह की बनाई हुई है तो उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अचानक एक नेशनल पॉलिसी अमेरिका की बन गई कि हम इन दोनों के दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन नहीं है तो प्रतिस्पर्धा क्यों है? फिर इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका को जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो ये पॉलिसी कर देना कि अमेरिका की पॉलिसी है, वो अमेरिका की पॉलिसी को रशिया और चाइना मानेंगे क्या? अगर मान रहे होते तो क्या आज में एक्सरसाइज हो रही होती? और अगर मान रहे होते तो क्या रशिया यूक्रेन का युद्ध 4 साल के बावजूद भी और ज्यादा भयानक हो रहा होता? तो थिंग्स आर टू बी सीन विद कॉमन सेंस एंड नॉट विद a theoretical analysis that because America has given a policy, but nevertheless पॉलिसी अच्छी है। जैसे हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, इसको कोई कह सकता है कि ये खराब है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नेचर के ही ये खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी जो ये 2021 वाला मिलिट्री डायलॉग एस्टेब्लिश हुआ है दोबारा से, इसमें कुछ तो खासियत है, और वो खासियत बड़ी अच्छी तरह सोनी साहब ने बताई कि भाई अगर मान लीजिए हमारे में पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है, हम कहीं लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, मगर कहीं गलती से टैक्टिकल लेवल पे एक दूसरे की फौज आमने सामने आ जाए और कोई गड़बड़ हो जाए और वो फिर फ्लेयर अप हो जाए, बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वैसा लग रहा है कि पूरे विश्व पर इस बातचीत का एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 हम इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।